लेक्चर में हम इनवेलप डिटेक्टर की बात करेंगे। तो इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को आप इसके प्रीवियस ईयर के वेटेज से ही समझ सकते हो। अगर मैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन की बात करूं तो अभी तक सिर्फ इनवेलप डिटेक्टर के टॉपिक से आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये 1993 में 2 मार्क्स, 2000 में 1 मार्क्स, 2004 में 1 मार्क्स, 2006 में 2 मार्क्स, 2008 में 1 मार्क्स और 2011 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे, साथ में ही ये जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं इनको भी हम आज सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवेलप डिटेक्टर। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि यहाँ हमें डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करना है यानी क्या, वापस में हमें क्या चाहिए, आउटपुट में हमें एक मैसेज चाहिए। यानी जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, हमारे पास एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स है, और इस ब्लैक बॉक्स को मैं डीमॉड्यूलेटर कह रहा हूं। और इसके इनपुट पे और आउटपुट पे मुझे पहले से ही पता है क्या होने वाला है। तो इनपुट पे आपका एएम सिग्नल आने वाला है, SAM ऑफ टी, और आउटपुट पे मुझे क्या चाहिए, आउटपुट पे मुझे मैसेज सिग्नल चाहिए। और ये जो हमारा ब्लॉक है ये डीमॉड्यूलेटर का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को, इस ब्लैक बॉक्स को मैं डिजाइन करना चाहता हूं कि इस ब्लॉक में क्या क्या रखें ताकि अगर हमारे इनपुट पे एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आए तो आउटपुट पे हम मैसेज सिग्नल को प्राप्त कर सकें। तो जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इसका ब्लॉक डायग्राम याद न करना पड़े। कई बार बच्चे याद करके गलती करते हैं, तो इसे काफी आसानी से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल लगाया है। तो अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसे बना होगा, जब इनपुट पे हमारा एक मैसेज सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल हो। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल से कम होनी चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हो, मैसेज सिग्नल एक कंप्लीट साइकिल आपका 0.01 सेकंड में कवर कर रहा है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 1/0.01 यानी 100 हर्ट्ज लिया है मैंने। सिमिलरली कैरियर सिग्नल की बात करूं तो वो एक कंप्लीट साइकिल आपका 1/10 टू द पावर -4 1/10 टू द पावर -4 सेकंड में कवर कर रहा है। यानी इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो 10 टू पावर -4 ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 यानी 10 किलो हर्ट्ज के बराबर है। तो यहां समझाने के लिए मैंने मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज ली थी और कैरियर की 10 किलो हर्ट्ज ली। अब जब इन दोनों को मैंने मॉड्यूलेट किया तो मॉड्यूलेशन का आउटपुट ऐसा दिख रहा है। अब इसका मतलब समझो, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, अगर मैं इसे जूम करूं, जैसे यहां आप देखो तो जूम कर रहे हैं, तो अगर आप देखो तो ये जो है कंटिन्यूअस अंदर में जो ब्लू वेव दिख रहे हैं, ये और कुछ नहीं आपके कैरियर सिग्नल है। और कैरियर सिग्नल का जो पीक एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है आपका मैसेज सिग्नल के हिसाब से। तो यही आपका होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी वैरी द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो अगर मुझे इस सिग्नल से मैसेज सिग्नल वापस निकालना है तो सबसे सिंपल सा तरीका क्या दिख रहा है, सबसे सिंपल सा तरीका तो ये दिख रहा है कि इसका जो पीक एम्पलीट्यूड है इसको मैं ट्रेस कर लूं। अगर मैं सिर्फ इसका पीक एम्पलीट्यूड निकाल सकूं तो हम कह सकते हैं ये जो रेड लाइन मैंने ट्रेस किया ये अप्रॉक्सीमेटली मैसेज सिग्नल की तरह हो जाएगा। अगर देखो तो एक साइकिल ये भी आपका 10 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी आपका जितने में मैसेज सिग्नल कवर कर रहा है उतने ही टाइम में कवर कर रहा, 0.01 सेकंड में। तो यहां से मैं यह कह सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड मैं ट्रेस कर लूं, बाहर निकाल लूं, तो उसे मैं एक मैसेज सिग्नल कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। अब जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन ऊपर वाले पीक में है सेम सिमिलर इंफॉर्मेशन आपका नीचे वाले पीक में है। यानी जो मैसेज सिग्नल का इंफॉर्मेशन है वो इक्वली पॉजिटिव पीक में भी है और नेगेटिव पीक में भी है, मगर हमें तो सिर्फ एक ही मैसेज सिग्नल चाहिए, तो हम या तो ऊपर या तो नीचे वाले पीक से काम चला सकते हैं। यानी बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि एक मुझे इंफॉर्मेशन दिया, ये हमारा AM सिग्नल हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और यहां से मैं इसका सिर्फ पीक लेना चाहता हूं, और ये एक डिवाइस में डिजाइन करना चाहता हूं। यहां पे कौन सा डिवाइस लाऊं ताकि मुझे इसका पीक पता चल सके। अब जैसा कि हम देख रहे हैं सेम इंफॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ में है, तो सिर्फ एक हाफ निकालने के लिए एक सिंपल सा डिवाइस तो हम जानते हैं कि डायोड। डायोड क्या करता है, पॉजिटिव पीक, अगर डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा
तो जो भी आपका पॉजिटिव है उसको पास होने देगा और जो नेगेटिव है उसको वो ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ मैंने एक डायोड यूज़ कर लिया। अगर मैं सिर्फ डायोड यूज़ करूँगा तो आप देख लो, ये जो हम नीचे लाइन बना रहे हैं, 0 से नीचे वाली लाइन, ये सारी की सारी क्लिप आउट हो जाएंगी, ये सारी की सारी पास नहीं होंगी और सिर्फ पॉजिटिव वाला हमारा आउटपुट में हमें दिखेगा। मगर ये रेड लाइन तो हमारा डिजायर्ड है ना, हम चाहते हैं कि रेड लाइन हमें दिखे, बट एक्चुअली में दिख क्या रहा है, तो ये जो हमारा डायोड का आउटपुट आ रहा है वो ऑसिलेटेड हाफ वेव आ रहा है, ऑसिलेट हो रहा है और आधा आधा हो जा रहा है। अब अगर मैं किसी तरीके से इन हाफ वेव्स के पीक को ट्रेस कर सकूं तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा मैसेज सिग्नल आ जाएगा जो हम डिजायर कर रहे हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, तो जरा ध्यान दो। क्या ऐसा मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसे एक वोल्टेज सिग्नल मानता हूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनिशियली मेरा वोल्टेज 0 से इंक्रीज हुआ और मैसेज सिग्नल के पीक पे गया, उसके बाद जैसे ही जो इनपुट सिग्नल था वो डिक्रीज हो रहा था, मगर मेरा वोल्टेज डिक्रीज नहीं होना चाहिए, मेरा वोल्टेज वहीं रहे, और फिर जैसे ही बढ़े एएम सिग्नल वापस से मेरा मैसेज बढ़ जाए, फिर डिक्रीज ना हो फिर वहीं बढ़ जाए, फिर डिक्रीज ना हो फिर बढ़ जाए। कुछ अगर इस तरीके से हमारा सिग्नल बन जाए तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, जो हमारा सिग्नल है वो अप्रॉक्सीमेटली मैसेज सिग्नल हम वापस ले पा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम पीक को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। यानी कोई एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो चार्ज हो जाए और उसके बाद एनर्जी को स्टोर कर ले। अब एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस कौन सा होता है, तो एनर्जी स्टोर करने वाला डिवाइस होता है आपका कैपेसिटर। तो हमें डायोड के बाद एक कैपेसिटर लगाना है, तो एक डायोड हो गया और डायोड के बाद एक कैपेसिटर हो गया। अब जैसे ही कैपेसिटर आता है तो दो टर्म्स आ जाते हैं, एक होता है डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट, एक होता है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। यानी कितना जल्दी वो कैपेसिटर चार्ज हो सकता है और कितना जल्दी वो डिस्चार्ज हो सकता है। अब क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल इस तरफ से आ रहा है तो जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हमारा होगा वो डिपेंड करेगा इस डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आरएफ पे, और डायोड का रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है, तो इस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होगा टाउ सी एच, ये आपका डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली चार्जिंग टाइम कांस्टेंट में ये रेजिस्टेंस भी काम में आएगा, बट क्योंकि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी छोटी होगी और ये दोनों पैरेलल में होंगे तो नेट रिजल्ट आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बराबर ही आएगा। सो बेसिकली जो डायोड जो कैपेसिटर आपका जो चार्ज होगा वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरएफ की वैल्यू आपकी बहुत छोटी है और यही हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि फट से 0 से वो बहुत जल्दी से पीक वैल्यू पे पहुंच जाए। उसके बाद क्या हम चाहते हैं क्या कि वो जल्दी से नीचे आ जाए? जी नहीं, ये चीज़ हम नहीं चाहते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हम यह चाहते हैं कि उसका डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट छोटा हो, यानी वो धीरे धीरे डिस्चार्ज करे। तो जो डिस्चार्ज करने वाला है, यानी जब ये डायोड आपका रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा तो ये तो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस काम ही में नहीं आएगा, तो वो डिस्चार्ज जो होगा वो ये इस रेजिस्टेंस की तरफ से होगा। तो जो हमारा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है यहाँ पे वो हो जाएगा कैपिटल R इंटू सी, जहाँ R ये वाला रेजिस्टेंस हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो यहाँ से वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा और चार्ज भी हो जाएगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। मान लिया इनपुट पे हमने एक सिंपल सा साइनसॉइड वेव दिया, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा, तो जैसे जैसे मैसेज सिग्नल आया वैसे ही वो आपका उसके पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया। अब पीक वैल्यू पे जैसे ही वो पहुंचा तो उसने देखा कि मैसेज सिग्नल की वैल्यू घटने लगी, यानी अब कैपेसिटर का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो चुका है। तो कैपेसिटर क्या करेगा? डिस्चार्ज होने लगेगा, मगर डिस्चार्ज के लिए वो ये वाला रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करेगा और कैपिटल R की वैल्यू हमने ज़्यादा रख ली है, तो ज़्यादा रख लिया है तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज करेगा। तो वो धीरे धीरे आपका डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे वो आपका डिस्चार्ज हो रहा है। अब जैसे ही वो डिस्चार्ज हो ही रहा था कि सडनली उसने देखा कि उसके क्रॉस का जो वोल्टेज है फिर से इनपुट वोल्टेज से कम हो गया, यानी फिर से वो चार्ज हो सकता है, तो वो फिर से जल्दी से चार्ज हुआ। फिर से वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो वो डिस्चार्ज होने लगा, फिर से चार्ज हुआ और फिर से वो डिस्चार्ज होने लगा। तो अगर मैं ये रेड लाइन को ट्रेस करूं,
तो अप्रोक्सीमेटली पीक को मैं कवर कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं। कुछ तो एरर होंगे, इनको हम रिपल्स कहते हैं, कुछ रिपल फॉर्म के एरर हमारे पास आ रहे हैं, तो इन एरर्स को हम यहाँ पे रिपल इफेक्ट कहते हैं। तो यहां से एक बात तो श्योर है कि अगर मैं सिर्फ एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगाऊं, तो मैं यह कह सकता हूं कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली पीक को कवर, पीक को ट्रेस कर लेगा। तो एक बार एएम सिग्नल को देखते हैं कि एएम सिग्नल का किस तरीके से आउटपुट होगा। अगर इसके इनपुट पे मैं यह एएम सिग्नल दे रहा हूं तो हमारा आउटपुट कैसा दिखेगा, जरा इसको देख लेते हैं। तो मान लिया ये इनपुट था हमारा एएम सिग्नल, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा कैपेसिटर डायरेक्टली 0 से चार्ज हो गया और हमारा निगेटिव जो हाफ है वो तो डायोड ने क्लिप आउट कर दिया है, यानी हमारा जो काम होगा वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ पे काम करने वाला है। तो सबसे पहले वो फट से चार्ज हो चुका है 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इनपुट जो कि यहाँ पे 1 दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही वोल्टेज उसके क्रॉस का डिक्रीज होने लगा, क्योंकि हमने डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रखा था तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। यहाँ देखो ब्लैक लाइन धीरे धीरे डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद फिर से वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो चार्ज हो जाएगा, फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू होते जाएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का। और आप देखोगे अगर हम ऐसे ही करते चलें तो आपका अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली आपका जो मैसेज सिग्नल का पीक है वो आपका ट्रेस हो चुका है विथ सम रिपल्स। तो अब हमने अपने काम का 90% काम कर लिया है, यानी एक इन्वेलप डिटेक्टर के लिए हमें एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस की जरूरत है। इतना करने के बाद क्या हुआ, उस आउटपुट में कुछ रिपल्स आएंगे और उसको हटाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एक लो पास फिल्टर की ज़रूरत है, क्योंकि लो पास फिल्टर क्या करता है, वो उसके इनपुट पे जो भी आता है उसको स्मूथ आउट कर देता है। तो इसका जो आउटपुट होगा ये आउटपुट आपका मैसेज सिग्नल होगा। और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि अगर आप एक डीमॉड्यूलेटर डिज़ाइन कर रहे हो तो डीमॉड्यूलेटर का आउटपुट सबसे एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो होगा वो एक लो पास फिल्टर होना ही होना है। तो यहाँ हमने एक लो पास फिल्टर भी आपका ऐड कर देना है। यानी यह जो इन्वेलप डिटेक्टर है यह वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिटेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, एक डायोड, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस और एक लो पास फिल्टर, दैट्स ऑल। चलिए अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो टाइम कांस्टेंट हमने लिया कैपिटल R इंटू सी, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हमारा डिटेक्शन, डिमॉड्यूलेशन जो हो सके वो अच्छी तरीके से हो सके। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, यह रेस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन यह है कि यह जो आपका टाइम कांस्टेंट है RC, ये आपका 1/FC और 1/FM के बीच में लाई करना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ मैंने ग्रेटर देन लिखा है, इसका मतलब उसके बराबर नहीं होना चाहिए। RC की वैल्यू 1/FC से बहुत बड़ी और 1/FM से बहुत छोटी होनी चाहिए। ऐसा क्यों, जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां से ही दो इफेक्ट्स भी पता चलते हैं हमें इन्वेलप डिटेक्टर के। तो पहला केस लेते हैं। फर्स्ट केस में मैंने यह माना है कि जो हमारी RC की वैल्यू है वो बहुत छोटी है। अगर हमारी RC की वैल्यू कैपिटल R इंटू सी की वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारा डिवाइस है वो आपका डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो रहा है। कैपिटल RC की वैल्यू छोटी मान लिया ना मैंने, तो वो डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो रहा है। तो जैसा यहाँ पे देखो, सबसे पहले चार्ज तो वो आपका फास्ट हो गया मगर डिस्चार्ज भी जल्दी हो गया। अभी और कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हुआ मगर ज़्यादा डिस्चार्ज हुआ। सिमिलरली आपका चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ। तो हम क्या देख सकते हैं इस आउटपुट में, इस आउटपुट में हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आउटपुट में एक इशू आता है एक्सेसिव रिपल्स इन द आउटपुट, यानी हमारे जो आउटपुट है उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा आएंगे रिपल्स के फॉर्मेट में अगर RC की वैल्यू छोटी हुई। अब जरा ध्यान देना, अगर RC की वैल्यू मैंने FC से भी छोटी कर दी, 1/FC के बराबर या उससे छोटी कर दी, तो क्या होगा जरा सोचो। ये चार्ज तो जल्दी होगा, डिस्चार्ज के वक्त भी वो आपका बिल्कुल ग्राउंड तक टच कर जाएगा, यानी एक्सेसिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिपल हमारे आउटपुट में प्रेजेंट होंगे। इसीलिए कहा गया है RC की वैल्यू जो होनी चाहिए वो FC से बहुत ही 1/FC से बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए।
केस 2 में चलते हैं। केस 2 में हमने यह माना है कि आरसी की वैल्यू बहुत लार्ज है। व्हेन आरसी इज टू लार्ज हमने अगर मान लिया, यानी ऑलमोस्ट एफएम के बराबर मान ले, तो क्या होगा? तो देखो, चार्ज तो वो फट से हो गया, अब डिस्चार्ज धीरे से हुआ, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ। अब जब वो पीक से डिस्चार्ज होना चालू किया तो तब तक वो चार्ज नहीं होगा जब तक उसके क्रॉस का वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा ना हो। और उस बीच में आप देखो इतने सारे साइकिल्स पास हो गए, यानी इतने सारे साइकिल्स का एग्जैक्ट पीक डिटरमाइन नहीं कर पाए। यहां पे ये हमारा नॉइस आ गया, और इस नॉइस को हम कहते हैं डायगोनल क्लिपिंग, क्योंकि डायगोनली हम इंफॉर्मेशन को क्लिप कर दे रहे हैं, मैसेज की इंफॉर्मेशन को लूज कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल क्लिपिंग इफेक्ट। यानी अगर आरसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, कैपिटल आरसी जो हम डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू हमने बहुत ज्यादा ले लिया, तो क्या होगा? तो हमारा जो आउटपुट होगा वो डायगोनली क्लिप्ड होगा, उसमें आपका क्लिपिंग इफेक्ट आपको दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है जो आरसी की वैल्यू है वो 1/fc और 1/fm के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स और एफएम और आरसी को मिलाकर। तो वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है आरसी शुड बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई म्यू इंटू 1/2 पाई एफएम। इसके बेसिस पे अभी तक आपसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं, मगर कई बार आपका अगर कन्वेंशनल पेपर पूछा जाए तो उसमें इससे एक आध क्वेश्चन पूछे गए इसको डिराइव करने के लिए। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ये आप एज अ असाइनमेंट अपना ट्राई करो, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, आपको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना है। एक बार असाइनमेंट एज अ होमवर्क इस फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करो, इसको आप सॉल्व करो, और इसका जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, अगर दिक्कत होती है तो अगले लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा किस तरीके से इसे प्रूफ करना है, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं क्लास में कवर नहीं करना चाहता। फिर भी आप एक बार इसको देख लेना कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से करना है, जो कि काफ़ी आसान है, इसका उतना यूज एग्जाम में नहीं होता। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इन्वेलप डिटेक्टर, तो इन्वेलप डिटेक्टर में आपको बस इतनी ही जरूरत है। एक्चुअली इन्वेलप डिटेक्टर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर इन डिटेल जाया जाए तो 4 से 5 घंटे में कंप्लीट होता है यह टॉपिक, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतने से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अगर कन्वेंशनल पेपर में अगर आपको अटेम्प्ट लेना है तो जो मैंने समझाया उसको वर्ड्स में लिख दो, मोर देन सफिशिएंट है। और अभी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट्स में पूछे गए हैं वो तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, इतने ही कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इन्वेलप डिटेक्टर में? तो ये जो फॉर्मूला है हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए, दैट आरसी लाइज बिटवीन 1/fc एंड 1/fm, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एनवेलप डिटेक्टर। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं यह आपसे पूछा गया था 1993 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डीमॉड्यूलेटर्स कैन बी यूज फॉर डीमॉड्यूलेटिंग द सिग्नल? इस सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने के लिए हम कौन सा डीमॉड्यूलेटर यूज कर सकते हैं? अब अगर मैं इस सिग्नल को अगर एएम सिग्नल के जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो AC इंटू 1 प्लस KAAM, यानी यहाँ पे म्यू होता था, म्यू ही लिख देते, KAAM ही लिख देते हैं, AC इंटू 1 प्लस KAAM cos 2 पाई FMT। अगर मैंने मैसेज को cos 2 पाई FM लिया है तो कोसाइन सिग्नल लिया है, सिंगल साइनोसॉइड इंटू cos 2 पाई FCT, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। और मैंने आपको बताया था म्यू जो है वो बहुत काम की चीज होती है, म्यू इज इक्वल टू KA इंटू AM। तो यहां से क्या मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाल सकता हूं इस इक्वेशन को कंपेयर करके? जी हां, हम देख सकते हैं हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 के बराबर आ रहा है, म्यू इज कमिंग टू बी 2। अब अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 है तो क्या मैं इन्वेलप डिटेक्टर यूज कर सकता हूं? यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलो, तो सबसे पहले मैं यहां पर कुछ केसेस बना दे रहा हूं। सबसे पहला जो मैंने बनाया आपको अंडर मॉड्यूलेशन बना रहा हूं। हमने पढ़ा है 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन म्यू। एक होता है अंडर मॉड्यूलेशन, एक होता है क्रिटिकल मॉड्यूलेशन और एक होता है ओवर मॉड्यूलेशन। अंडर मॉड्यूलेशन के अगर मैं केस की बात करूं
तो अंडर मॉड्यूलेशन में आपका जो मैक्सिमम और मिनिमम आउटपुट होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, ए मैक्स और ए मिन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही रहती है। तो फर्स्ट केस मैंने अंडर मॉड्यूलेशन की बात की। ये हो गया हमारा अंडर मॉड्यूलेशन। अब चलते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में मैं आपका क्रिटिकल मॉड्यूलेशन बना देता हूं। तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में जो आपका मिनिमम पीक होता है वो बिल्कुल जीरो को टच कर जाता है। ये कुछ इस तरीके से टच हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। एक मिनट, अब एक आखिरी केस में बना दे रहा हूं। ये जो केस है हमारा, ये है आपका ओवर मॉड्यूलेशन का। ओवर मॉड्यूलेशन में जो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है वो आपकी ओरिजिन से नीचे चली जाती है, यानी ये दोनों आपके जो ए मिन होता है वो जीरो से नीचे हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली मान लो इसका मैं ये बना देता हूँ नेगेटिव हाफ, तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये हमारा पीक हो जाएगा ओवर मॉड्यूलेशन का। ये हमारा कुछ ओवर मॉड्यूलेशन बन गया, ठीक है। अब जरा इस पे थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं कि अगर मैं इनवेलप डिटेक्शन करता हूं तो हमारा आउटपुट किस तरीके का दिखेगा। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में वो यहां तक जाएगा, उसके बाद वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। क्या वो कभी भी जीरो को क्रॉस करेगा? नहीं, वो जीरो को तो क्रॉस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि डायोड तो जीरो के नीचे उसको जाने ही नहीं देगा। यानी हमारा आउटपुट कुछ ना कुछ, ये जो ब्लैक लाइन है, ऑलमोस्ट मैसेज सिग्नल को ट्रेस कर लेगा। सेकंड केस की बात करते हैं, यानी क्रिटिकल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में फिर से वो आपका चार्ज हुआ और फिर से डिस्चार्ज हुआ, यानी अभी भी अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट मैसेज सिग्नल को ट्रेस कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी वो मैसेज सिग्नल को ट्रेस नहीं कर पा रहा है, अभी भी वो आपका मैसेज सिग्नल को आराम से ट्रेस कर पा रहा है। अब बात करते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। तो ओवर मॉड्यूलेशन में यहां चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, यहां तक तो ठीक था। मगर यहां के बाद ये जो ग्रीन लाइन है ये ऊपर आ गया, बट हमारा मैसेज सिग्नल तो रेड लाइन को फॉलो कर रहा है ना। मगर ये जो जीरो के नीचे वाला लाइन है ये तो सारे आपके डायोड ने क्लिप आउट कर दिए। तो जो हमारा आउटपुट आया वो आउटपुट अब ग्रीन लाइन को ट्रेस करने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव पीक को वो ट्रेस कर रहा है, पॉजिटिव पीक के हिसाब से हमने डिजाइन किया है। तो हमारा आउटपुट जो है वो अब मैसेज सिग्नल को ट्रेस न करके, क्या मैं कह सकता हूं, मैसेज सिग्नल के मॉड को ट्रेस करने लगा। क्यों मॉड को ट्रेस करने लगा? क्योंकि यहां जो ग्रीन लाइन है वो रेड का जस्ट ऑपोजिट है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो और हम डायोड यूज कर रहे हैं, तो डायोड ने नेगेटिव पार्ट तो क्लिप कर लिया, हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को अब ट्रेस कर रहे हैं, और पॉजिटिव पार्ट में आपका उसका जस्ट ऑपोजिट वाला पार्ट आने लगा। इसीलिए ओवर मॉड्यूलेशन को, अगर ओवर मॉड्यूलेटेड वेव को हम देते हैं इनवेलप डिटेक्टर में, तो एग्जैक्ट हमारा मैसेज सिग्नल नहीं आ पाता। हमारा क्या ट्रेस होता है? मॉड ऑफ एम ऑफ टी, मैसेज सिग्नल का मॉड्यूलस, यानी जो भी निगेटिव हाफ है उसको भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं, उसके बाद हमारा ट्रेस होता है। तो
क्या हम इन्वेलप डिटेक्टर को एक ओवर मॉड्यूलेटेड वेव में यूज कर सकते हैं? जी नहीं। तो ये रेस्ट्रिक्शन होता है इन्वेलप डिटेक्टर का। क्या कि इन्वेलप डिटेक्टर इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर वो 1 से छोटा या बराबर हो, अगर बराबर हो तो क्रिटिकल है, तो एग्जैक्ट काम कर सकता है आइडियली, और अगर छोटा हो तो अंडर मॉड्यूलेशन है, वो आपका काम करेगा, ट्रेस करेगा। तो ये होता है आपका रिस्ट्रिक्शन इन्वेलप डिटेक्टर का, कि इन्वेलप डिटेक्टर वर्क्स ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1। इन्वेलप डिटेक्टर तभी काम कर सकता है जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां हमने देखा कि हमारे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो यहां हम इन्वेलप डिटेक्टर तो यूज कर नहीं सकते। अब मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बेसिस पे स्क्वायर लॉ और सिंक्रोनस का तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर लॉ का ड्रॉबैक क्या था? स्क्वायर लॉ का ड्रॉबैक ये था कि उसमें m स्क्वायर टी का कंपोनेंट होता था। और सिंक्रोनस का ड्रॉबैक क्या था? सिंक्रोनस का ड्रॉबैक ये था कि क्वाड्रेचर नल इफेक्ट होता था और वहां पे फेज में कोई चेंज होता था। मगर यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो दिया ही नहीं है। तो हम यह जो सिग्नल है इसको दोनों स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर और सिंक्रोनस डिमॉड्यूलेटर दोनों से डिटेक्ट कर सकते हैं। दोनों से हम मैसेज सिग्नल को डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं। अगर यह क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल आंसर करेक्ट है, तो आपका आंसर बी और सी होगा। बट अगर क्वेश्चन सिंगल है, यानी आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्क्वायर लॉ से हमेशा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर में हमेशा कुछ भी कर लो, m स्क्वायर टी का कुछ ना कुछ कंपोनेंट तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, जो कि एज अ नॉइस काम करता है। तो आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट मैसेज सिग्नल तो हम स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर से कभी भी निकाल ही नहीं सकते। और क्योंकि हमें सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होता सिंक्रोनस डिमॉड्यूलेटर। तो ये क्वेश्चन था आपका 1993 में 2 मार्क्स पूछा गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 2000 में 1 मार्क्स का पूछा गया है द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म st इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस KAMT cos ओमेगा CT, यानी इक्वेशन दे दिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, इज फेड टू एन आइडियल इन्वेलप डिटेक्टर। इसको एक आइडियल इन्वेलप डिटेक्टर में दिया गया है। आइडियल मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 भी हो, म्यू की वैल्यू 1 भी हो, तो भी वो आपका उसको डिमॉड्यूलेट कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ KAMT इज ग्रेटर देन 1। मगर यहां दे दिया कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है KAMT का, ये आपका 1 से बड़ा है, यानी इनडायरेक्टली आपको बता दिया है कि यहाँ पे ओवर मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिटेक्टर आउटपुट। तो डिटेक्टर का आउटपुट क्या होगा? अब जैसा कि हमने देखा कि डिटेक्टर का आउटपुट आपका अब मैसेज सिग्नल तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओवर मॉड्यूलेशन है। तो ओवर मॉड्यूलेशन के केस में आउटपुट क्या होता है? ओवर मॉड्यूलेशन के केस में अगर हमारा इनपुट मैसेज सिग्नल से मॉड्यूलेट था, तो m ऑफ t का मॉड के बराबर होता। अब m ऑफ t के मॉड के बराबर, ये तो पावर सिग्नल हो गया ना, AC स्क्वायर पावर सिग्नल हो नहीं सकता। ऑप्शन डी में भी स्क्वायर दिया है, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी हमारा आउटपुट जो होगा डिटेक्टर का, वो ऑप्शन सी के बराबर होगा, cos ओमेगा CT। ये हमारा कैरियर सिग्नल है, और इसका जो पीक है वो AC इंटू 1 प्लस KAMT का मॉड, AC इंटू 1 प्लस KAMT का मॉड, यह हमारा डिटेक्ट हो जाएगा एज एन आउटपुट ऑफ AM इन्वेलप डिटेक्टर। तो यह क्वेश्चन आपसे 2000 में पूछा गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे 2004 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन है एन AM सिग्नल इज डिटेक्टेड यूजिंग एन इन्वेलप डिटेक्टर। द कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आर 1 मेगाहर्ट्ज एंड 2 किलोहर्ट्ज। यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको 1 मेगाहर्ट्ज यानी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज गिवन है, और मैसेज फ्रीक्वेंसी आपको 2 किलोहर्ट्ज यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 3 के बराबर गिवन है। अब आपसे यह पूछा गया है एन एप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द टाइम कांस्टेंट ऑफ द इन्वेलप डिटेक्टर इज, यानी जो टाइम कांस्टेंट RC, हमेशा डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट की बात की जाती है, तो RC की एप्रोप्रिएट वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, RC की वैल्यू 1/FC से बहुत बहुत बड़ी होनी चाहिए और 1/FM से बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए। तो अगर मैं 1/FC देखूं तो 1/FC हो जाता है आपका 1 माइक्रोसेकंड। तो क्या मैं RC की वैल्यू 1 माइक्रोसेकंड रख सकता हूं? जी नहीं, क्योंकि 1 माइक्रोसेकंड तो इक्वल टू हो जाएगा ना। मैंने लिखा है RC शुड बी मच मच ग्रेटर देन 1 माइक्रोसेकंड।
सो ऑप्शन 1 माइक्रोसेकंड तो नहीं हो सकता, और 0.2 माइक्रोसेकंड तो ऑटोमेटिकली कट गया क्योंकि 1 माइक्रोसेकंड से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा 1/fm, अगर 1/fm की बात किया जाए तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻3। अब क्योंकि हमारे सारे ऑप्शन माइक्रोसेकंड में गिवन है तो मुझे माइक्रोसेकंड में रिजल्ट लिखना पड़ेगा। सो इंटू 10⁻⁻6 सॉरी इंटू 10⁻6/6 कर देते हैं मान लो। तो यहां से 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻6 अगर कॉमन टर्म्स कैंसिल करें तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3 आ जाएगा 1000/2, यानी ऊपर में हो गया 500, नीचे में 10⁻⁻6 है, ये हो जाएगा 500 माइक्रोसेकंड के बराबर। यानी 1/fm आपका आ रहा है 500 माइक्रोसेकंड के बराबर, यानी 500 माइक्रोसेकंड भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे छोटा होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 20 माइक्रोसेकंड, बिकॉज 20 माइक्रोसेकंड लाइज बिटवीन 1 माइक्रोसेकंड एंड 500 माइक्रोसेकंड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है 2006 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, द डायगोनल क्लिपिंग इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यूजिंग इन्वेलप डिटेक्टर कैन बी अवॉइडेड if RC time constant of the envelope detector satisfies the following condition। यानी डायगोनल क्लिपिंग हम कब अवॉइड कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था डायगोनल क्लिपिंग कब होता है। डायगोनल क्लिपिंग तब होता है जब RC की जो वैल्यू होती है वो FM के बराबर हो जाए। तो अगर हम RC की वैल्यू 1/FM मैसेज सिग्नल से बहुत बहुत छोटा रख लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल को ये W इज द मैसेज बैंडविड्थ एंड ओमेगा इज कैरियर बैंडविड्थ, यानी मैसेज बैंडविड्थ पे डिपेंड कर रहा है। तो हम अगर यह लिख दे ऑप्शन नंबर ए दैट RC इज लेस देन 1/W वेयर W इज द मैसेज बैंडविड्थ, तो हम काम कह सकते हैं। क्यों? यहाँ जो W होगा, W का वैल्यू क्या हो जाएगा? FM। हमने देखा है लो पास फिल्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, -FM से लेके +FM। तो बैंडविड्थ हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में कंसीडर करते हैं, तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ही तो FM हो गया, तो FM जो हो गया वो बैंडविड्थ हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं RC शुड बी लेस देन 1/W। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 2008 में 1 मार्क्स का पूछा गया है, कंसिडर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल AC cos ओमेगा CT प्लस 2 cos omega MT cos omega CT for demodulating the signal using envelope detector. The minimum value of AC should be। अगर मैं इन्वेलप डिटेक्टर से इसे डिमॉड्यूलेट करना चाहता हूं तो AC का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? अब देखो यहां से सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आओ, तो AC cos ओमेगा CT कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2/AC cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT, ये मैंने बाहर ले लिया। अब ये जो 2/AC आप देख रहे हो यही तो म्यू हो गया। फॉर्मूला याद करो, 1 + म्यू इंटू cos 2πfmt इंटू cos 2πfct। यानी हमारा ये जो 2/AC है ये आपका 1 से छोटा ही होना चाहिए, यानी AC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? AC शुड बी ग्रेटर देन 2। AC को सेट भेजें, यानी AC की जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 2 के बराबर होना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। A message signal is given by this MT cos 2000 pi t plus 4 cos 4000 pi t modulates the carrier signal cos 2 pi fct where fc is 1 megahertz to produce an AM signal। एक AM सिग्नल बन रहा है। For demodulating the generated AM signal using the envelope detector, the time constant RC should be। फिर से वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, कौन सा? RC should be much less than 1/FM and much here 1/FC, much greater than 1/FC। अब FC की वैल्यू तो 1 मेगाहर्ट्ज है, तो 1/FC हो जाएगा आपका 1/10⁶, दैट इज 1 माइक्रोसेकंड, यानी 1 माइक्रोसेकंड से बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो आप यहां से कह सकते हो आपका ऑप्शन यहीं से खत्म है, ऑप्शन नंबर बी, RC शुड बी मच ग्रेटर देन 1 माइक्रोसेकंड। ये तो हो नहीं सकता। अब अगर मैं बात करूं 1/FM की, तो यहां से FM कौन सा लेंगे? अब मैसेज सिग्नल में हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं, एक है 1000 हर्ट्ज पे और एक है 2000 हर्ट्ज पे। तो हमने देखा था मल्टीटोन मैसेज मॉड्यूलेशन में, AM मॉड्यूलेशन में जो मैक्सिमम होता है वही होता है हमारा मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ। तो इसका जो बैंडविड्थ होगा वो डिपेंड करेगा 2000 पे। तो इसका जो FM हो गया, अगर मैं इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करता हूं, मान लो
तो स्पेक्ट्रम किस तरीके से प्लॉट होगा, यहाँ पे 0 हो गया, 2 इम्पल्स आएंगे, एक इम्पल्स आएगा 1000 पे और दूसरा इम्पल्स आएगा 2000 पे। ये आएगा आपका 1K पे, ये आएगा आपका 2K पे। सिमिलरली यहाँ -1K, यहाँ -2K, और एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1/2, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1/2, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम 2K माइनस 1K, 1K हो गया आपका इसका बैंडविड्थ, 1K हो जाएगा इसका बैंडविड्थ। द बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से आपको निकालना है कि 1/fm की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 1/fm की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1/1000, एक मिनट सॉरी, नहीं यहाँ बैंडविड्थ नहीं, सॉरी, ये बैंडविड्थ इसका 1 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, बैंडविड्थ 1 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, मगर यहाँ हम बैंडविड्थ नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ हम मैक्सिमम मैसेज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 2 किलोहर्ट्ज है ना, इसीलिए यहाँ 1/1K ना यूज़ करके 1/2K यूज़ करेंगे, क्योंकि हम बैंडविड्थ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं। सो 1/2000, अगर मैं माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में ही लेना है अपने को, ऑप्शन मिली सेकंड में ही गिवन है, तो 1/2000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और 1000 ऊपर चला जाएगा तो 0.5 मिली सेकंड के बराबर, यानी 1/fm की वैल्यू आ रही है 0.5 मिली सेकंड। तो आपका जो RC होना चाहिए वो 0.5 मिली सेकंड से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए और 1 माइक्रो सेकंड से बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह था आपका कॉन्सेप्ट एनवेलप डिटेक्टर का, और वो 6 क्वेश्चन जो आपसे गेट में पूछे गए हैं। अगर आपसे इन डिटेल कन्वेंशनल में पूछा जाए तो जो मैंने समझाया है उसको आपको वर्ड्स में लिख देना है, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा एनवेलप डिटेक्टर में आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पे बहुत कुछ होता है। चार्जिंग क्यों हो रहा है, डिस्चार्जिंग क्यों हो रहा है, कैपेसिटर के इक्वेशंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई जा सकती हैं, बट उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप जब टीचर बनोगे तो उसकी ज़रूरत है, तब उस पर बात किया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड।